हेलो फ्रेंड्स, ई सकुतम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। तो बिगनिंग में मुझे लग रहा था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है एंड एज सच हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इंडिया काफ़ी दूर है यहाँ से। बट रीसेंट इवेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं कि यहाँ पे रशिया की एंट्री हुई है, टर्की की एंट्री हुई है, फ्रांस की एंट्री हुई है और ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है ये धीरे धीरे एक फुल ब्लोन वॉर में तब्दील होते जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे रीजनल पावर्स के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूरा का पूरा विवाद क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट का जेनेसिस यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई है, थोड़ी सी हिस्ट्री, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो पूरा एरिया है, ये जो सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या है, यहाँ पे जो रीजनल प्लेयर्स है उनका अपना क्या रोल है, इंडिया के क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे और इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, आगे की राह क्या होनी चाहिए। और एक एडिशनल टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैड्रिड प्रिंसिपल्स। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। नगोर्नो कराबख विवाद पे संक्षिप्त परिचय देते हुए वर्तमान परिस्थिति में क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके बेहतर रिव्यू मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। हुआ ये है कि हालिया दिनों में दो फॉर्मर USSR जो कंट्रीज़ हैं, अर्मेनिया एंड अज़रबैजान, उनके बीच में 3 दशक पुराना विवाद जो है वो वापस से शुरू हो गया है। संघर्ष जो है वो दोबारा शुरू हो गया है। ये विवाद एक एरिया को लेके है, जिस एरिया को कहते हैं नगोर्नो कराबख। इस क्षेत्र में वापस से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि पिछले लगभग 3 दशकों में दोनों देशों के बीच में क्षेत्रीय और जातीय विवाद जो है वो कई बार हिंसक हो उठा है, परंतु अभी का जो संघर्ष है वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स जो हैं वो शामिल हुए हैं, जिस वजह से देखा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है वो राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ही बड़े खतरे के रूप में इसको देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के टाइम पे। तो इस वजह से ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब जेनेसिस कहाँ से है। और उससे भी वे पहले समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब किस वजह से पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द मैप, ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है ये अज़रबैजान है, और ये जो ग्रे में आपको दिख रहा है ये अर्मेनिया है, और ये जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है दिस इज़ अर्मेनियन ऑक्युपाइड नगोर्नो कराबख। अब ये अर्मेनिया का ऑक्युपाइड नगोर्नो कराबख इसको क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको जो ये ब्राउन में जो दिख रहा है यहाँ पे, ये अज़रबैजान की टेरिटरी है जो कि अर्मेनिया के मिलिट्री कंट्रोल के अंतर्गत आती है। और ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है जो इससे काफ़ी दूर है, ये एक ऑटोनोमस रीजन है जो कि अज़रबैजान का ही पार्ट है। तो ये हमने मैप देखा कि किस तरह से ये रशिया के क्लोज है, यहाँ से जॉर्जिया के क्लोज है, इधर टर्की है और इधर ईरान है, और इधर ये कैस्पियन सी से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा जो नगोर्नो कराबख का जो क्षेत्र है ये कॉकस पर्वत श्रृंखला जो है उसके दक्षिण भाग में आता है, और अर्मेनिया का जो पर्वतीय जो इलाका है, मैदानी भाग, उसके ईस्ट में जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आता है। ये जो नगोर्नो कराबख का जो रीजन है ये एक समय में अर्मेनियाई साम्राज्य का हिस्सा था, परंतु फ्रॉम टाइम टू टाइम ये वेरियस साम्राज्य के अंदर आया है। जैसे कि एक टाइम था जब ये रोमन साम्राज्य के अंदर था, देन पर्शिया, ऑटोमन, रशिया, USSR इत्यादि। तो किसी भी एक साम्राज्य का यहाँ पे नहीं रहा है, मतलब हर किसी का यहाँ पे शासन फ्रॉम टाइम टू टाइम रहा है। और अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो अज़रबैजान की सीमा के अंतर्गत जो है ये क्षेत्र आता है, परंतु इसकी जो अधिकांश आबादी है वो अर्मेनियाई मूल की है, मतलब इनसे जो है इनकी एथनिसिटी ज़्यादा मिलती है। और यही रीज़न है जिस वजह से ये संघर्ष चल रहा है, क्योंकि अज़रबैजान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, अर्मेनिया जो है क्रिश्चियन कंट्री है, और ये जो एरिया जो अज़रबैजान के अंडर आता है पॉलिटिकली अगर देखें तो, बट फिर भी यहाँ की जो एथनिसिटी है दे आर वेरी क्लोज टू अर्मेनिया रादर देन अज़रबैजान। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये हमारा सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें कि जेनेसिस कहाँ से शुरू होता है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पे वेरियस जो साम्राज्य है उसका ये हिस्सा रहा है। अगर 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जार थे रशिया के, उनका यहाँ पे शासन था, क्योंकि जब रशिया एंड पर्शिया की जो लड़ाई हुई थी तो रशिया ने जीता था और पर्शिया से ये साम्राज्य जो है वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। देन साल आता है 1917 का, जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है, तो उसके बाद जो है ये जो एरिया था यहाँ पे उसका प्रभाव जो है वो कम पड़ने लगता है
रूस का। और इसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक अलग से फेडरल रिपब्लिक बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा ट्रांस कॉकेशिया डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक, जिसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा एरिया भी आता था। हालांकि ये जो महासंघ इन्होंने बनाया था अपने ही अंतर विरोधों के कारण बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चल नहीं पाया था। एंड देन ईयर 1921 में अर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो यूएसएसआर का जो है वो पार्ट बन गए थे। तो ये यूएसएसआर के पार्ट थे। देन इसी टाइम पे ये जो 90% से अधिक जो अर्मेनिया आबादी वाला जो ये पूरा का पूरा एरिया है नगोर्नो कराबाख, इसको जो है वो यूएसएसआर के द्वारा जो है ये इनको दे दिया गया, अजरबैजान को देने का निर्णय लिया गया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर एथनिसिटी के हिसाब से देखें तो ये तो अर्मेनिया के ज़्यादा क्लोजर है देन अजरबैजान। तो इसका रीज़न ये है कि उस टाइम के जो रशियन जो लीडर थे, स्पेशली जो स्टालिन थे, उनको लगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, क्योंकि अजरबैजान जो था वो टर्की का एलाय था, राइट। तो अगर ये एरिया अगर ये अर्मेनिया को दे देंगे तो टर्की को चांस मिल जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा अनरेस्ट पैदा करने का और अजरबैजान को यूएसएसआर से दूर करने का। तो इसलिए इस एरिया को उन्होंने अजरबैजान को दे दिया ताकि यहाँ का जो पूरा जो स्टेटस है वो थोड़ा सा शांतिपूर्ण बना रहे। और ऐसा हुआ भी, जब तक यूएसएसआर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तब तक ये एरिया जो है वो पीसफुल था काफ़ी हद तक। लेकिन 1980s के बाद यूएसएसआर जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और यहाँ पर भी जो टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। हुआ ये कि 1988 में ये जो नगोर्नो कराबाख का जो एरिया है इसने अपने क्षेत्रीय विधानसभा में अपनी ऑटोनोमस या फिर स्वायत्तता को समाप्त करके अर्मेनिया में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस कदम का जो है वो अजरबैजान के द्वारा विरोध किया गया और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हिंसक झड़पें हुई। देन आता है साल 1991 जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। उसके बाद ये जो नगोर्नो कराबाख है इसने खुद को जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। तो ऑब्वियसली अजरबैजान और ये जो नगोर्नो कराबाख के जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे जिसको अर्मेनिया का समर्थन प्राप्त था, उनके बीच में काफ़ी वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तो 1991 से जो युद्ध प्रारंभ हुआ वो 1994 तक चला, यानी कि 1991 से 1994 तक जो है इनके बीच में वॉर हुआ बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनियन बैक्ड रेबल ग्रुप ऑफ नगोर्नो कराबाख रीजन। उसके बाद क्या हुआ कि सीज़ फायर जो है वो हुआ इन द ईयर 1994। किसके द्वारा ये मेडिएटेड किया गया? ये मेडिएट किया गया था बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, यानी कि OSCE, इसको हम मिन्स्क ग्रुप भी कहते हैं, जहाँ पे 3 कंट्रीज थे, स्पेशली यूएसए, रशिया एंड फ्रांस। इन्होंने जो है वो सीज़ फायर करवाया था। बट जब तक सीज़ फायर हुआ था तब तक अर्मेनिया ने नगोर्नो कराबाख का जो रीजन है वो काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया था और इसको जो है वो रेबल ग्रुप्स के हाथ में दे दिया था। तो इस समझौते के बाद जब ये सीज़ फायर हो गया था मिन्स्क ग्रुप के द्वारा, तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया अजरबैजान का ही हिस्सा बना रहा। लेकिन जो मैक्सिमम जो पार्ट है इसका, ये जो अलगाववादी थे, जो रेबल्स थे, जिन्होंने खुद को स्वघोषित गणराज्य घोषित किया हुआ था, उनके द्वारा ये शासित होता रहा और जिसका संचालन जो है वो अर्मेनिया के समर्थित सरकार के द्वारा किया जाता रहा। तो अगर प्रेजेंट डे सिचुएशन की अगर हम बात करें कि अभी का क्या सिचुएशन है, तो वो यही है कि इन रेबल्स ने खुद को जो है वो इंडिपेंडेंट घोषित किया हुआ है। हाउएवर इनको किसी भी कंट्री के द्वारा रिकग्निशन नहीं मिला हुआ है, ना ही कोई कंट्री इनको एज अ कंट्री ट्रीट करती है। अभी भी ये रीजन जो है वो अजरबैजान का ही पार्ट है, जैसा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा माना जाता है, और अजरबैजान जो है वो उस एरिया को वापस लेना चाहता है। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट डे सिचुएशन है। अगर हम बात करें कि हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है, तो इसी रीज़न को लेकर वापस से जो है विवाद शुरू हुआ था 27 सितंबर को। दोनों के बीच में वापस से जो है वो संघर्ष शुरू हुआ। इस दौरान टर्की ने क्या किया कि अजरबैजान को जो है वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया और कहा कि आप युद्ध कीजिए। तो वो होते हैं ना कि हिंदी में कोई कहावत है, किसी के पेड़ के झाड़ पे चढ़ाना, तो टर्की ने यहाँ पे वही किया, आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है। उसके बाद 10 अक्टूबर को रशिया ने जो है वो मीडिएशन करने की कोशिश की, युद्ध विराम करने की कोशिश की। थोड़े दिन के लिए युद्ध विराम हुआ भी, पर फिर अभी भी जो है कंटिन्यूस दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर चालू है। तो अभी का सिचुएशन ये है कि कन्फ्लिक्ट अभी भी ऑन है। तो आपके मन में ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि ऐसा क्या है इस रीज़न में जो ये लोग इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि ये इसका रीज़न है, इसके अलावा भी इसका एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है जिस वजह से अजरबैजान इस एरिया को चाहता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिच है, यहाँ पे ऊर्जा संपन्नता बहुत ही ज़्यादा है। मेनली रीज़न ये है कि ये जो कॉकस यानी कि जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आता है, यहाँ से बहुत सारे जो ऑयल के जो पाइपलाइंस हैं वो पास होते हैं। तो जहाँ पे अभी वॉर चल रहा है, कन्फ्लिक्ट जोन जो है, विद इन 16 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर बहुत सारी पाइपलाइंस हैं। तो अगर फुल ब्लोन अगर वॉर होता है
तो बहुत हद तक चांसेस है कि जो पाइपलाइंस है उसको टारगेट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इस रीजन का बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे कि जो रीजनल प्लेयर्स है उनका क्या यहाँ पे रोल रहा है। तो सबसे पहले जो रीजनल प्लेयर है वो है टर्की। इसी ने इस फाइट को बहुत ही ज़्यादा जो है वो आग में घी डालने का काम किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे टर्की के क्या इंटरेस्ट है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि टर्की को डिफेक्टो मुस्लिम वर्ल्ड का रूलर बनना है, उनको एक न्यू ऑटोमन एम्पायर खड़ा करना है। उसके लिए वो कैसे करेंगे, जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ है उसको सपोर्ट करके दिखा के कि येस वी आर लीडर्स। तो यहाँ पे टर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने यही किया है कि ही इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, और इसीलिए उन्होंने अज़रबैजान को अपना फुल सपोर्ट दिया है। एक और रीज़न है अज़रबैजान को सपोर्ट करने का, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे अज़रबैजान ने ऑटोमन एम्पायर को जो है वो सहयोग प्रदान किया था। तीसरा रीज़न ये है कि टर्की का बॉर्डर मैच करता है अर्मेनिया से, और अर्मेनिया और टर्की के रिलेशन बहुत ही ख़राब है। अर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में आपको पता ही होगा। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अपने खुद के इंटरेस्ट हैं कि इनको न्यू ऑटोमन एम्पायर खड़ा करना है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे टर्की के पास चांस है अज़रबैजान को सपोर्ट करके, ये वाला एरिया है नगोर्नो काराबाख, ये जो दक्षिण कॉकस का जो एरिया है, यहाँ पे इसको एंट्री करने का एक अच्छा खासा चांस मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑयल है। अब हम बात करते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया का तो आपको अभी तक मालूम है कि अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों जो है वो यूएसएसआर के फॉरेन पार्ट रहे हैं, दोनों जो यूएसएसआर के पार्ट रह चुके हैं। तो दोनों के साथ जो है रशिया के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, दोनों को ही अपनी आर्म सप्लाई करता है। बट आर्मेनिया ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे इन कंपैरिजन टू अज़रबैजान, क्योंकि अज़रबैजान के पास ऑयल है खुद का, और रशिया का मिलिट्री बेस जो है वो आर्मेनिया में है। तो इस वजह से देखें तो रशिया के लिए कॉकस और ये जो सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो अभी संघर्ष जो चल रहा है दोनों देशों के बीच में, ये इसके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आर्मेनिया और रशिया के बीच में एक आर्मेनिया और रशिया जो है वो एक ग्रुप का जो है वो सदस्य है, जिसको कहते हैं CSTO, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत अगर ये संघर्ष आगे बढ़ता है तो आर्मेनिया इस CSTO के आर्टिकल 4 का प्रयोग करते हुए रशिया से हेल्प मांग सकता है। और अगर ऐसा होता है, अगर रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि रूस जो है वो अज़रबैजान को सपोर्ट करेगा, और फिर सीरिया वाला हाल यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टर्की जो है वो नाटो का पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे रशिया, यहाँ पे अगर नाटो का पार्ट है तो नाटो का आपको पता है एक कंट्री के खिलाफ वॉर यानी कि सबके खिलाफ वॉर, तो फिर US, फ्रांस, बाकी सारे कंट्रीज़ की भी एंट्री हो जाएगी। तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये नेक्स्ट सीरिया बन सकता है ऑफ सेंट्रल एशिया। अब हम बात करने वाले हैं इसराइल के बारे में। तो इसराइल के बारे में यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसराइल और टर्की के बीच में नहीं बनती, ये बात आपको पता है, बट यहाँ पे दोनों का जो इंटरेस्ट है वो एक ही है। दोनों ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अज़रबैजान को रादर देन आर्मेनिया। रीज़न बीइंग इसराइल का जो मिलिट्री और सिक्योरिटी फर्म्स है वो ज़्यादा बेनिफिट पाते हैं फ्रॉम अज़रबैजान, क्योंकि अज़रबैजान जो है उनसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। तो मेन इसका यहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट है इसराइल का। अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया से पहले हम यूरोप एंड अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। वो लोग भी अभी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है, वो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती हैं, एंड देन उनकी भी एंट्री होगी। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में एक चीज़ यहाँ पे आप टर्म यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसिमेट्री। एसिमेट्री रिलेशनशिप में क्यों है? क्योंकि आर्मेनिया के साथ इंडिया के जो है वो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है। इंडिया ने आर्मेनिया के साथ एक ट्रीटी साइन की थी इन द ईयर 1995। उस ट्रीटी का नाम था फ्रेंडशिप एंड द कोऑपरेशन ट्रीटी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि नगोर्नो काराबाख में अज़रबैजान पर हमला बढ़ते हुए आर्मेनिया के क्षेत्र तक पहुंचता है, तो उस स्थिति में ये जो ट्रीटी हुई है बिटवीन इंडिया एंड आर्मेनिया, तो भारत जो है वो अज़रबैजान को कोई भी सैन्य या अन्य सहायता जो है वो प्रदान नहीं कर सकता इस ट्रीटी के अंतर्गत। इट मीन्स कि अज़रबैजान के साथ आर्मेनिया के साथ जो इंडिया की ट्रीटी है वो इंडिया को प्रोहिबिट करती है अज़रबैजान को हेल्प करने से। तो एक तरह से एसिमेट्री है। दूसरी बात यह है कि अगर हम अज़रबैजान के साथ अपने इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें, तो अज़रबैजान में हमारा जो ONGC OVL है उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं इन द ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो एक हमारा वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट चला आता है। साथ ही साथ ये जो अज़रबैजान का जो एरिया है ये INSTC के रूट में पड़ता है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बीच में पड़ता है, जो इंडिया को रशिया और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। साथ ही साथ ये इंडिया को जो है वो टर्की से भी कनेक्ट करता है, बाकू तिब्रिज कार्स पैसेंजर एंड फ्राइट रेल लिंक से। तो अज़रबैजान एज अ एरिया
एज अ प्लेस, एज अ लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अर्मेनिया भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक थोड़ी सी एसिमेट्री है रिलेशनशिप पे। एक और चीज़ जो यहाँ पे जाने वाली बात है कि जब इन दो देशों के बीच में जब वॉर हुआ था, तब ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड किया था कि जिस तरह से पाकिस्तान अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है, उसी तरह इंडिया को भी ओपनली अर्मेनिया को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्मेनिया ने हमेशा ही इंडिया का जो कश्मीर पे स्टैंड रहा है उसको सपोर्ट किया है, जबकि अज़रबैजान ने हमेशा ही इंडिया के कश्मीर के स्टैंड को अपोज किया है। तो इंडिया के पास अच्छा खासा रीज़न है कि वो अर्मेनिया को सपोर्ट करे, अज़रबैजान को ना करे। एक और डिफ़िकल्टी है इंडिया के पास, अगर इस एरिया के बारे में हम बात करें, तो इंडिया के पास कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है साउथ कोकस को लेके। जैसे कि हमारे पास नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट है, सेंट्रल एशिया कनेक्ट पॉलिसी है, बट ये जो रीजन है दक्षिण कोकस का, साउथ कोकस, यहाँ पे इंडिया का कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं। तो सो फार दिस रीजन हैज़ रिमेन ऑन द पेरिफेरी ऑफ इस फॉरेन पॉलिसी रडार। तो इसीलिए जो है वो भारत ने कहा है, दोनों देशों के साथ उन्होंने कहा है कि आप जो है वो संयम बरतें। एक और चीज़ है कि इंडिया एक चीज़ कर रहा है यहाँ पे, बैलेंसिंग बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। कैसे? क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप इसको ओवरऑल देखें, तो इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल ये है जो बात करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, जो अज़रबैजान के द्वारा कहा जा रहा है कि ये एरिया हमारा है। दूसरी बात करता है द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि नगोर्नो कराबाख के जो रेबल्स हैं वो कहते हैं कि हमने खुद को जो है वो आज़ाद घोषित किया है, जिसको अर्मेनिया सपोर्ट करता है। तो दोनों प्रिंसिपल अपनी अपनी जगह पे सही है। तो इंडिया के पास बहुत सारे रीजंस है कि वो क्यों जो है वो अज़रबैजान को सपोर्ट ना करे, क्योंकि अज़रबैजान हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तो सपोर्ट नहीं करता ना। कश्मीर को लेके अज़रबैजान ने तो ओपनली डिसरिगार्ड किया इस चीज़ को, तो फिर हम क्यों अज़रबैजान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को माने। एट द सेम टाइम इंडिया जो है वो पब्लिकली नगोर्नो कराबाख का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको भी इंडोर्स नहीं कर सकता। अगर इंडिया ऐसा करेगा तो फिर पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ तो कहेंगे ना कि कश्मीर में भी बहुत सारे लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ पर उसको बैलेंस करना पड़ रहा है बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया ने सबसे बेहतरीन चीज़ की है कि उन्होंने कहा है कि दोनों देश जो हैं वो शांति स्थापित करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे उन्होंने बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इसके बारे में हम कंक्लूजन में देख सकते हैं कि अभी का जो ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक चीज़ तो डेफिनेटली दर्शाता है कि जो मिन्स्क ग्रुप है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE, जिसके बारे में मैंने बात की थी जब वॉर हुआ था इन द ईयर 1990 टू 1994, इन्होंने ही मीडिएट किया था, ये फेल कर गया है क्योंकि वापस से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। और जब यहाँ पे कोई पीस कीपिंग फोर्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, तो देखना बहुत ही मुश्किल होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा चीज़ सिचुएशन जो है वो अनफोल्ड होता है। दूसरी चीज़ इंडिया ने जो यहाँ पे की है वो बहुत ही अच्छी चीज़ की है। उन्होंने एक बैलेंस और न्यूट्रल स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता है, जो कि मैड्रिड प्रिंसिपल में दिया गया है। थर्ड थिंग है, रशिया के बारे में कहा गया है कि रशिया नहीं चाहेगा कि वापस से सीरिया जैसा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रशिया खुद धर्म संकट में होगा कि वो किसको सपोर्ट करे। तो अगर देखिए ओवरऑल पूरी की पूरी दुनिया के लिए यही है कि कोविड-19 से सारे के सारे देश लड़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जब यमन में वॉर है, सीरिया में वॉर है, ISI वापस से रीइंसर्ज हो रहा है, एक और वॉर वर्ल्ड नहीं चाहेगा। तो बेहतर है कि जितने भी ग्लोबल पावर्स है वो यहाँ पे शांति स्थापित करने का प्रयास करें, बजाय अपने अपने हित साधने के। ये हमने चीज़ें देख ली, पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया। अब एक एडिशनल चीज़ है जो हमें जानने की आवश्यकता है, दैट इज़ मैड्रिड प्रिंसिपल, कि ये क्या होता है। तो मैड्रिड प्रिंसिपल जो है एक मिन्स्क ग्रुप है जिसको चेयर किया जाता है बाय रशिया, फ्रांस एंड US। इसके द्वारा जो है ये मैड्रिड प्रिंसिपल इसको फॉरवर्ड किया गया था इन द ईयर 2007, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से अर्मेनिया और अज़रबैजान में जो है वो पीस स्थापित की जाएगी। यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि जो नगोर्नो कराबाख का जो रीजन है उसको डीमिलिटराइज करना है। ये जो अर्मेनियन मेजॉरिटी का जो रीजन है, जो अज़रबैजान से दूर होना चाहता है, वो धीरे धीरे जो है वो अज़रबैजान के पास जाना चाहिए। मतलब ये अज़रबैजान का पार्ट है एज़ पर UN, एज़ पर मैड्रिड प्रिंसिपल, और अल्टीमेटली यहाँ पे अज़रबैजान का ही रूल होना चाहिए, ऐसा मैड्रिड प्रिंसिपल का कहना है। तीसरी चीज़ ये है कि मैड्रिड प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, ताकि पीस अग्रीमेंट जो है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इन्फोर्स किया जा सके। साथ ही साथ मॉनिटर किया जा सके कि क्या आर्मेनियन रीडिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे पर्सन, सिविलियन या फिर रिफ्यूजी फंस गया है तो उनको एक चांस मिलना चाहिए कि वो अपने जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से वो हैं, वहाँ पे वो वापस
जा सकें। तो ये मैड्रिड प्रिंसिपल है जो ओवरऑल बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है जो अभी अपनाने की आवश्यकता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इंडिया को क्या करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट चीज़ है दैट इंडिया हैज़ टेकन अ वेरी गुड स्टैंड, कि उन्होंने कहा है कि जो मैड्रिड प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो आपको पता है कि मैड्रिड प्रिंसिपल क्या है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।